स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ आलोक रंजन सर हैं और आलोक रंजन सर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर यूपीएससी के कंटेक्स्ट में देखें तो सर ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, क्लियर किया यूपीएससी, आईएएस बने और पूरी सर्विस की, और सर्विस में भी जो एक टॉप पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी, वहाँ तक पहुँचे। और जैसा कि आप जानते होंगे, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, आई एम श्योर, कि सर यूपी गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी पोस्ट से रिटायर्ड हैं। तो आज हमें मौका मिला है उनसे बात करने का, तो उनसे जानेंगे पूरी जर्नी के बारे में और एक डीपर कन्वर्जेशन करेंगे कि ये पूरी जो जर्नी है, एक एस्पिरेंट से लेके सर्विस में जाने की जर्नी और सर्व करना देश को इतने लंबे टाइम तक, और वहाँ से लेकर रिटायरमेंट तक, ये जर्नी कैसी होती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, यहाँ पे आए। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने सिविल सर्विसेज के बारे में कैसे सोचा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है और आपसे ही जानना चाहूँगा कि उस तरह के बैकग्राउंड से सिविल सर्विसेज ये सब कैसे हुआ। नहीं, बिल्कुल आपने सही पूछा, क्योंकि थोड़ा सा ये रहा कि पहले तो मैं दूसरी लाइन में चला गया था, क्योंकि मैंने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया था यहाँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, और उसके बाद ही मैं सेलेक्ट हो गया था MBA IIM अहमदाबाद में। तो IIM अहमदाबाद में सेलेक्ट हो जाने के बाद वो आप जानते हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है बिज़नेस का, स्कूल का, और वहाँ मैं गया, 2 साल मैंने MBA किया, और MBA करने के बाद वहाँ मेरा अच्छा प्लेसमेंट भी हो गया, जो कैंपस से होता है मुंबई में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में मेरा प्लेसमेंट भी हो गया। लेकिन उसके बाद ही मैंने 6-7 महीने वहाँ काम करने के बाद रिज़ाइन करके UPSC का प्रिपरेशन किया, और गॉड्स ग्रेस के साथ पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया और IAS सर्विस में आ गया। तो ये जर्नी उसका रहा। तो आपने सवाल पूछा कि कैसे इस तरह ध्यान गया, तो एक तो मैं कहूँगा कि टू अ लार्ज एक्सटेंट कहीं ना कहीं दिमाग में पहले से भी था, फैमिली बैकग्राउंड मेरा ऐसा रहा था, गवर्नमेंट का था, डिपार्टमेंट का, फादर भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, फॉरेस्ट सर्विस में थे। तो घर में वातावरण भी जो था, एनवायरनमेंट, वो प्रो गवर्नमेंट सर्विस का रहा था। तो वो जो घर का वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसका असर तो होता ही होता है आदमी की थिंकिंग के ऊपर। तो मैं जब BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी करने आया था, आई रिमेंबर दैट टाइम भी दिमाग में था कि हम सिविल सर्विस करेंगे। हाउएवर यहाँ जैसे मैं 3rd ईयर में गया, तो वहाँ जिसको देखो वो दे रहा था कैट का एग्ज़ाम, IIM का, वो बड़ा क्रेज़ था इसका, और हर लड़का दे रहा था। जब हर लड़का दे रहा था तो जैसा होता है पीयर प्रेशर, फिर हमने भी दिया, और हमने दिया और सेलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट हो गए, ज्वाइन कर लिया, तो नेचुरल है कि जब ज्वाइन कर लिया तो प्लेसमेंट भी हो गया, जॉब मिल गया, अच्छा जॉब मिल गया, अच्छी तनख्वाह थी और अच्छे फैसिलिटीज़ थी, अच्छा स्टेटस था, हमारे अच्छा मुंबई में मिल गया। तो इनफैक्ट बहुत अच्छा स्टार्ट टू अ करियर वो हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं 6-7 महीने काम करने के बाद भी मुझे अंदर से ही महसूस हुआ कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। मैं ये नहीं चाहता हूँ शायद लाइफ में, मैं कुछ और चाहता हूँ लाइफ में। और मेरे अंदर से वो बात आवाज़ सी आने लगी बार बार कि मैं कुछ और चाहता हूँ। जब आया कि मैं क्या चाहते हैं, तो वो फिर जब मैंने सोचने की गहराई से कोशिश की कि क्या चाहते हैं, तो मेरे मन में ये आया कि मुझे जो चीज़ एक्साइट करती है, जिसे करने का मुझे मन करता है, वही करता है कि मैं कुछ करूं ऐसा कि वाकई कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या पब्लिक की सर्विस के लिए कोई चीज़ करके दिखाऊं। जैसे मन में आता था ख्याल कि देश में गरीबी है तो काम करें, गरीबी दूर करने के लिए काम करें, या देश का कंट्री का इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कराना है, वो कराना है, फार्मर्स के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करके एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कराएं, या बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लागू कराएं, बेटर हेल्थ केयर लागू कराएं। तो ये तमाम चीज़ें सोचता था, इन मुद्दों पे मेरा दिमाग चलता भी था, मैं सोचता रहता था, पढ़ता भी रहता था इन सब के बारे में, और ये मुझे एक्साइट करते थे। मेरा मन करता था कि मैं इन पे जाके काम करूं और काम करके दिखाऊं। तो प्राइवेट सेक्टर में ये था कि फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की लाइफ में लिव करना पड़ता। जो भी कंपनी थी, उसका जो प्रोडक्ट है, उसके में सेल्स है, मार्केटिंग है, उसको मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, वो वहाँ तक रहता। हेयर आई वांटेड कि डायरेक्ट सोसाइटी के, जिसे कहते हैं ना, कैनवेस पे कुछ अपने से पेंट करना चाहता था। ये मेरे मन में एक इच्छा थी। तो ये जब इच्छा बढ़ती चली गई, और जब बढ़ते बढ़ते काफ़ी हो गई, ट्रबल हो गई, स्ट्रांग हो गई, तब मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मैं चांस लूँगा। और चांस लेने का जब मैंने सोचा, तो फिर मैंने रिज़ाइन किया। और फिर कोई ऐसा उस टाइम ट्रिगर आया कि जब बिल्कुल रिज़ाइन कर दिया? क्योंकि कई बार हो जाता है, हम सोचते रहते हैं और एक कुछ ट्रिगर आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है। नहीं, ट्रिगर क्या है, वो कई महीनों से दिमाग में चलता
देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई केम कि नहीं नाउ अब ये कॉल लेनी है, वो लेनी, वो डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद फिर वो कॉल हमने उसकी ले ली कि नहीं ठीक है अब जाना है, देना है एग्ज़ाम। ट्रू ट्रू। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि जब मैं कॉर्पोरेट में था, मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, कॉग्निजेंट कंपनी में काम करता था, और मैं बहुत टाइम से ऐसा सोच रहा था कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, एजुकेशन में कुछ करना है, और सोच ही रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया, कंपनी ने मुझे बोला कि अब आपको यूएस जाना पड़ेगा, यूएस में हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट क्लाइंट है, और अब वही प्रोजेक्ट करना है आपको, अब आपको वहीं जाना है। तो मेरे लिए वो ट्रिगर बन गया था, तो मैं वही सोच रहा था कि अच्छा, उसी समय आपने वो कर दिया। हाँ, फिर मुझे लगा कि यार अब तो यूएस तो नहीं जाना, हाँ, नहीं जाना अपने है। देश की सेवा करनी है, यहाँ पे रहना है, हमें बहुत काम करना है, बहुत काम है, इनफैक्ट हाँ, है भी। बहुत काम है, हमारी country में बहुत इवॉल्विंग काम है कंट्री मेरे है, डेवलपिंग कंट्री है। हाँ। सो सर, इसमें मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने डिसीजन ले लिया छोड़ने का, और जब तैयारी शुरू की, तो वो तैयारी का टाइम कैसा था? उस टाइम किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, कैसे उनको आपने? तैयारी देखिए, ये तो है ही, आप भी सहमत होंगे कि यूपीएससी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, और तब भी था और आज भी है, इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, तो कंपटीशन तो हमेशा ही रहता है, चाहे कुछ लाख में हो या कितने लाख में हो, पर इट इज़ ऑलवेज अल्टीमेटली 700-800 लोग ही सेलेक्ट होते हैं, एंड यू हैव टू बी इन दैट। और आईएएस में आना है तो 100-150 में आना है, तो ये अगर करना है तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज कंपटीशन, और बड़ा टफ है। तो ये बहुत मेहनत चाहता है एग्जामिनेशन, बहुत फोकस्ड मेहनत चाहता है, और बहुत क्वालिटीज़ चाहता है, हार्ड वर्क की, डिटर्मिनेशन की, रेजिलियंस की, विल पावर की, तमाम चीज़ की ये क्वालिटीज़ आदमी के अंदर होनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम को आदमी प्रॉपरली जो है वो दे पाएगा। तो हमने रिज़ाइन करके हम दिल्ली आ गए, और दिल्ली आ गए तो हमारे एक साथी भी थे, हम दोनों लोगों ने मिलके यहीं डिफेंस कॉलोनी में दिल्ली में बरसाती पे का कमरा लिया एक जो है, वो कमरा लेके दोनों में हम लोगों ने बैठ के वहाँ साथ साथ प्रिपरेशन और तैयारी इसकी शुरू करी। और हम लोग पहले से दोस्त थे, पहचान थी हम लोग, हमारे साथ IIM अहमदाबाद में वो भी थे, हमारे साथ ही थे, मिस्टर जावेद उस्मानी उनका नाम था, और वो हमारे साथ थे, और हम लोग दोनों लोगों ने बैठ के ये तैयारी जो है वहाँ शुरू करी। कुल मार्च के महीने में हम लोगों ने शुरू किया था। उस समय हमारा एग्ज़ाम जो था, तब प्रीलिम्स वगैरह का सिस्टम नहीं था, अलग सिस्टम था, और ऑप्शनल्स भी 5 हुआ करते थे, और 3 पेपर होते थे, जनरल स्टडीज़, एसए और जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश। तो ये सब मिला मिलू के हम लोगों ने सब तैयारी करके, मेरे ख्याल अक्टूबर में हम लोगों का एग्ज़ाम्स हो गए थे। तो ये इतना प्रिपरेशन का जो टाइम था, करीब 7 to 8 months वो लग के उसमें तैयारी करी और मेहनत करके दिया। अब चैलेंजेस तो बहुत आए, एक तो वहाँ रह के नई जगह पे आके रह के रहना पड़ना, और अपना सब देखभाल भी करना, खाने पीने का भी देखना, और साथ साथ पढ़ाई भी करना, सब करना। और इशू ये था कि बुक्स कौन सी पढ़ें, कौन सा मटेरियल पढ़ें, कौन सी अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो करें कि ना करें, क्या करें, कितने दिन दें उसमें, कितने दिन अपनी सेल्फ स्टडी को दें, कैसे अपना टाइम मैनेज करें। तो बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक वाज टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे टाइम शेड्यूलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि अगर हमें मालूम था कि अक्टूबर तक हमें तैयारी करनी है, तो कैसे हम अपना कब तक टेक्स्ट बुक्स और रोक पढ़ के नोट्स बना लें, कब नोट्स वगैरह बंद करके उसमें फिर क्वेश्चंस वगैरह और उस हिसाब से देख के तैयारी करें, और कब फिर फाइनल रिवीजन करके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। तो वो हमने पूरी शेड्यूलिंग करी, वो शेड्यूलिंग करके उसके हिसाब से पढ़े। बाकी ये तो है ही कि उस ज़माने में सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उतने दौरान पिक्चर भी नहीं देखी, कुछ नहीं किया, पूरा ध्यान जो था वो फोकस वो इसी की तरफ था पूरा। बीच में खाली 2 दिन का गैप लिया था रेस्ट का, और बाकी पे लगातार जो है उसको हम पढ़ते रहे, करते रहे, और पूरे दिन में भी टाइम मैनेजमेंट करते थे कि इस समय अखबार की पढ़ के वो करेंगे, इस समय ये पेपर स्टडी करेंगे, इस समय ये वाला पेपर तैयार करेंगे, शाम तक लेके पूरा उसका बना रहता था सिस्टम, और उसको हम लोग करते रहे। तो उस तरीके से रहा। तो चैलेंज तो यही था कि हाउ टू बी रेडी इन टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, और उस लेवल की तैयारी करके पहुंच जाएं कि वो पेपर दे सके। क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया ना 5 ऑप्शनल होते थे, और 5 ऑप्शनल में 3 होते थे लोअर ऑप्शनल्स, 2 हायर, और हायर ऑप्शनल्स होते थे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, MSc लेवल के। तो काफ़ी अच्छी खासी तैयारी उसमें करनी पड़ती थी। लोअर ऑप्शनल्स होते थे ग्रेजुएट लेवल के। तो और सब्जेक्ट आपका, हमने तो इकोनॉमिक्स किया था, तो एक सब्जेक्ट लोअर में हमने ले लिया, मैनेजमेंट तो लिया नहीं, उसमें मैनेजमेंट का उसमें कोई ऐसा वो था भी नहीं उसमें उतना। 4 ऑप्शनल्स तो बिल्कुल नए लेने पड़े। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि नए ऑप्शनल्स को लेके और उनको पूरे स्क्रैच से स्टार्ट करके और तैयार करके उस लेवल तक आना कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकें। इट वाज वेरी चैलेंजिंग, लेकिन करके कोशिश करी और किया गया, एंड गॉड विलिंग सक्सेस मिली। सर, उस दौरान जो आप तैयारी कर रहे थे और
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर लिया, तो आपके फैमिली बैकग्राउंड का और इन जनरल फैमिली का क्या रोल रहा? देखिए, फैमिली का रोल तो मैंने बताया शुरू में, ये था ही कि बचपन से हमारे फादर जो थे वो आईएएस सेवा के बारे में बताया करते थे हम लोग। हमारे मन में उन्होंने बात डाली, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस में थे तो उन्होंने देखा था आईएएस को भी, और वो ये कहते थे कि देखिए आईएएस वाला है, आके बैठता है हमेशा मीटिंग में, वही चेयर करता है। हम लोग भी जाते हैं मीटिंग में, कहीं जाते हैं, सीनियर हैं सब हैं, लेकिन बैठ के वो नया लड़का भी आके बैठता है तो वही चेयरमैन हो जाता है मीटिंग का, और वो डायरेक्शंस देता है, वही करता है। तो इससे आप बहुत हायर पोजीशन पे बहुत अर्ली एज में आप आ जाते हो, और बहुत अथॉरिटी और पावर आपके हाथ में होती है, और अथॉरिटी और पावर से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये हमारे फादर ने हमारे दिमाग में पहले से डाल रखा था, तो वो एक भावना मन में थी। और दूसरा मैं समझूंगा कि इसमें आने का एक जो सेवा भाव वाली बात भी थी, ये भी हमारे घर में हमको जो सिखाया गया था वो भी अंदर से था कि इस सर्विस में आके आप बहुत लोगों का भला कर सकते हो, बहुत लोगों को आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो इस अप्रोच के और इस एटीट्यूड के साथ जाओ। और तीसरा, मैं इस बात को हमेशा कहूँगा जो हमारे फादर ने सिखाया कि वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को उन्होंने बहुत बल दिया था हमेशा, कि हमेशा ईमानदारी और ऑनेस्टी से नौकरी करनी चाहिए, करना चाहिए। तो वो भी सब दिमाग में था। तो ये सब चीज़ें एक कहते हैं ना, एक बैकग्राउंड बना हुआ था, एक एथिकल फ्रेमवर्क भी बना हुआ था, एक वही बैकग्राउंड था, वो सब दिमाग में था। पहले तो जब हम एमबीए में जा रहे थे तभी हमारे फादर ने कहा हम तो चाहते थे तुम आईएएस बनते, क्योंकि हम एमबीए में चले गए, उसके बाद जॉब भी ले लिया, तो वो थोड़े निराश भी हो गए थे इस मामले में कि अब सिविल सर्विस में नहीं आएगा ये। लेकिन जब हमने आने के कहा तो उन्हें खुशी तो हुई, बट ही वॉज वरीड। आफ्टर ऑल फादर थे, तो उन्होंने कहा इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी बढ़िया तुम्हारी तनख्वाह है, सब है भाई, उसको छोड़ के दे रहे हो, और क्या पता नहीं आए तो क्या होगा, है ना, कैसे होगा, क्या होगा, तो जॉब के साथ साथ दे दो। तो फिर हमने कहा नहीं, जॉब के साथ साथ ये नहीं हो सकता, बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब भी बड़ा डिमांडिंग होता है। हाँ, 8 से 10 घंटे जब काम वो डिमांड करता है, आफ्टर दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी। तो हमने कहा ये पॉसिबल नहीं है। तो बल्कि वो हमको ले भी गए, एक हमें याद, एक सीनियर आईसीएस ऑफिसर थे उनके जान पहचान के, उनके पास ले गए सलाह के लिए। तो वो आईसीएस ऑफिसर ने भी हमको सलाह दूसरी दी जो हमने फॉलो नहीं की। उन्होंने हमको ये कहा, उन्होंने एक इंग्लिश का कोटेशन मुहावरा सुनाया, उन्होंने एक प्रोवर्ब सुनाया। उन्होंने कहा अ बर्ड इन हैंड इज़ ग्रेटर देन 2 इन द बुश। तो उन्होंने कहा आप तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है उसको छोड़ के तुम बुश में 2 ढूंढने जा रहे हो, वो ठीक नहीं, जो हैंड में है वही बेटर होता है। वही छोड़ना मैं तो नहीं कहूँगा, करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ एनीबॉडी गेटिंग सेलेक्टेड। फिर भी हमने कहा नहीं, हम इसको ही डिसीजन लेंगे। तो जब हमने ये कहा तब अल्टीमेटली फादर ने कहा भाई फाइनली सोच लो। तो हमें याद है कि हमको उस समय थोड़ा सा अपना जो भी बात दिमाग में आई हो, तो हमने उनसे ये कहा कि नहीं, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ तक भी हमने कह दिया कि हम पोजीशन भी ला के दिखाएंगे, हाई रैंक और मेरिट ला के दिखाएंगे। तो जब हमने ये कह दिया तो जब फादर ने कहा जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है तुमको तो फिर कर लो, और उन्होंने सपोर्ट दिया फिर उसमें। देन ही एग्रीड विद माय डिसीजन और सपोर्ट, और बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई जो कुछ पैसा ऐसा लगता है तैयारी में ऐसा करता है वो हम दे देंगे। तो हम भी उसमें थोड़े उसमें थे, क्योंकि हमने वर्क कर रखा था, कुछ पैसा बचा रखा था। हमने कहा नहीं, हमने पैसा बचा रखा है, हमें आपसे नहीं चाहिए, हम उसी पैसे से जो है तैयारी करेंगे। फिर भी उन्होंने चलते समय जब मैं दिल्ली आया घर छोड़ के ये तैयारी करने, फिर मैं 6 महीने बाद ही घर गया, तो वो उन्होंने एक चेक काट के हमको दी कुछ कि वो इतना तो लेते जाओ, ये रख लो, बाकी फिर अपना तुम जो कह रहे हो मैनेज कर रहे हो। तो उस तरीके का सपोर्ट फैमिली का जो है हमारे साथ था पूरा, जिसने मदद मिली। सर, आपकी बातें सुन के मुझे अपनी जर्नी की चीज़ें याद आ गई, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। हम गांव में थे, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये था कि लाइफ में क्या करना है। गांव में से मतलब लिमिटेड नॉलेज होती है, पेरेंट्स को बहुत लिमिटेड नॉलेज थी। तो हमने कहीं से सुना था कि आईआईटी करना है, आईआईटी से आप आईआईटी एक बार आप क्लियर कर लिया ना तो नौकरी लग जाएगी, बिल्कुल लाइफ सेट है। हमने पहली बार एग्ज़ाम दिया और पहली बार हमारा आईआईटी में नहीं हुआ। उस टाइम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्ज़ाम होते थे, MNREC का एग्ज़ाम होता था, वो भी दिया था मैंने, उसमें मेरा हो गया। तब बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे रीजन में, मेरे एरिया में, गांव तो छोड़ो, पूरे एरिया में MNR में सेलेक्ट होना भी बड़ी बात। MNR इज वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। पर हमने सोच रखा था कि नहीं, आईआईटी में ही जाना है। तो उस समय वही मेरे पेरेंट्स भी, मेरे फादर साहब लेके गए किसी के पास, सरपंच जी थे, कि देखो इनका हो गया है और ये कह रहे हैं कि इनको नहीं जाना। तो ऐसी एडवाइस मुझे भी मिली थी कि नहीं बेटा, ये मिल गया, ये भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लाखों बच्चे बैठते हैं, किसी का सिलेक्शन होता है, आप इसमें एडमिशन ले लो, साथ साथ देते रहना।
हमने भी यही डिसीजन लिया था कि नहीं नहीं हम करेंगे और रैंक भी ला के दिखाएंगे। तो रैंक निकाली, हम लोग IIT का एग्ज़ाम दिया, और मैं दिल्ली आया था। वेरी गुड। उस टाइम फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, इनफैक्ट हमारे यहाँ काफ़ी फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, तो पेरेंट्स ने किसी तरह अरेंज किए थे पैसे, कुछ हमारे फेलोज़ वगैरह को बेच के पैसे दिए थे। फिर मैं आया, मैंने तैयारी की थी 1 साल बाद वापस गया, अच्छा। और सेलेक्ट होके गया था मैं भी। और बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपने बताया, मुझे बिल्कुल लगा सिमिलर एकदम, सेम चैलेंजेस, सेम डिसीजन मेकिंग के इश्यूज, सेम। बट वो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। एवरीथिंग इज दिस कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, देन तब ले लेना चाहिए प्लंज, देन यू कैन गेट, यू विल सक्सीड। एंड आपके जो फैमिली के लोग होते हैं, पेरेंट होते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आपसे ही आता है। अगर आप उनको कॉन्फिडेंटली बोलोगे नहीं हम कर सकते हैं, हम करेंगे, तो वो भी आपके साथ खड़े बिल्कुल साथ हो जाते हैं। आप डगमगाओगे, आप करोगे, करते हैं, देखते हैं, तो वो उनको भी डगमगा जाते हैं। तो मेरा भी बहुत सिमिलर एक्सपीरियंस रहा। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपने क्लियर कर लिया पहले ही बार में, पहले अटैम्प्ट में आपका UPSC क्लियर हो गया। पहली पोस्टिंग कहाँ पे थी आपकी, और जब आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या होता है ना, जब हम तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि यार ऐसा होगा, मैं IAS बन जाऊंगा तो ऐसी चीज़ें होंगी, बट जब आप एक्चुअली जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और निकलता है। तो नहीं, कहाँ पे थी और किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? बहुत मेरा बड़ा रोचक रहा जो शुरुआत रही। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपने बिल्कुल सही किया, जब आदमी IAS में आ जाता है तो सोचता है हम IAS अफसर हो गए भाई, हमारी बड़ी पूछ है, हम कोई बड़े अफसर हो गए हैं। तो शुरू में जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, बीच में जब ट्रेनिंग होती है 2 साल की, तो 1 साल मसूरी एकेडमी के बाद वी आर सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट्स और ट्रेनिंग, उसके बाद फिर मसूरी एकेडमी वापस आते हैं 3 महीने के लिए। तो जो भेजा गया, तो हमें अभी याद है कि हम वो पोस्टिंग हो गई थी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश की, और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। हम लकी थे, हमको कार्डर मिल गया अपना। हम यूपी के थे, यूपी मिल गया क्योंकि हमारी रैंक अच्छी थी, टॉप 10 में थी, इसलिए हमको अपना कार्डर मिल गया। तो हम सोचे कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने वहाँ चिट्ठी विट्ठी लेके भेज दी DM को गोरखपुर के कि भाई ये ऑर्डर है हमारा, एकेडमी ने किया है ट्रेनिंग का, और हम ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, और फलाने ट्रेन से और फलाने समय जो है वो गोरखपुर पहुंच जाएंगे। तो हमने ये सोचा था कि हम पहुंचेंगे तो हमारा बड़ा अवभगत होगा बड़ा हमको रिसीव किया जाएगा, गाड़ी वाड़ी आई होगी, कोई रिसीव करने आदमी आया होगा। बट टू माई अटर सरप्राइज आई फाउंड कि बिल्कुल सुनसान था प्लेटफॉर्म कोई ना आया था, ना आदमी, ना आदम जात, कोई नहीं था वहाँ ना कोई गाड़ी। और हमने देखा कि ये चारों तरफ पूछा पाछा, कोई कुछ नहीं था, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। तो वहीं एक रिक्शा लेके वहाँ से सर्किट हाउस जो है वहाँ चले गए, और सर्किट हाउस में कहा भाई हमें कमरा दे दो, तो वो कमरा देने को नहीं तैयार था। कहने लगा सर आपके नाम तो बुकिंग ही नहीं है कोई, आपको कमरा कैसे दे दें। मैंने समझाया भाई कि IAS प्रोबेशनर हैं, ये हैं वो हैं। तो उन्होंने कहा था ठीक है, तब तक आप ले लीजिए, फ्रेश हो जाइए कमरे में, लेकिन आपको अलॉटमेंट ऑर्डर आना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके आगे नहीं मैं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। करा के जो 10 बजे हम सीधे DM साहब से मिलने पहुँचे, और वहाँ पहुँचे तो बाहर देखा बड़ी मिलने वालों की भीड़ लगी। अब उसमें घुसने का भी अंदर वो तरीका नहीं कि हम कैसे चले जाएं, उन्होंने बैठ जाइए भाई लाइन से, वो एक और मुसीबत, वहाँ पे बाहर बैठ जाएं। खैर किसी तरीके से हमने अपने आप का जब परिचय दिया, तो वहाँ अभी भी याद है एक पुराना चपरासी था, वो समझ गया कि हम IAS। वो यूपी में ये रहा है, जो ICS ज़माने से जो IAS के प्रोबेशनर्स अंडर ट्रेनिंग आते हैं ना, उनको जॉइंट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जैसे PCS वाले आते हैं उनको डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है, जो IAS वाले आते हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट। और जॉइंट मजिस्ट्रेट का जो आम भाषा में, चर्चा में जो टर्म यूज़ होता है वो जंट साहब। तो वो चपरासी जानता था, उसने कहा अरे आप जंट साहब हैं, अच्छा आइए आइए आपको मैं अंदर ले जाता हूँ। तो अंदर ले गया, और DM साहब से उसने कहा कि देखिए साहब सही ये नए जंट साहब आए। तो DM साहब से बड़े बेचारे थे, अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो अब काम में बिजी थे, परेशान थे किसी चीज़ से, जो भी हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा अब कि, तो मैंने अपने आप को बड़ा अंग्रेज़ी में जो है अपनी पूरी लंबाई से कद लंबा करके पूरा जवाब दिया, सर आई एम आलोक रंजन, IAS प्रोबेशनर, रिपोर्टिंग फ्रॉम मसूरी एकेडमी फॉर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सर। पूरा मैंने बोला, मैंने सोचा बड़ा इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैंने देखा कि उनके ऊपर इसका कोई किसी किस्म का भी असर नहीं हुआ। वो बल्कि उन्होंने तो हल्की ज़बान में ये बोले, अरे ये एकेडमी वाले भी कहाँ कहाँ से भेज देते हैं ट्रेनिंग में, अरे हमसे पूछ तो लिया करें भेजने के पहले हमारे पास समय है भी कि नहीं है, और ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं एकेडमी। मतलब कि टोटली 1 मिनट में मेरी ईगो जो थी या जो कुछ थी वो पूरी ज़मीन पे आ गई। मैं समझ गया कि मेरी यहाँ कोई वक़्त नहीं है DM साहब की निगाह में। वो तो ये समझ रहे हैं एक बर्डन कहाँ से आ गया। तो वो खैर अब उन्होंने कहा अब आई गए हैं तो बैठिए, तुम बैठ गए।
खैर उन्होंने इतना तो किया बेचारों ने कि ऑफिसर हॉस्टल में एक कमरा दे दिया, कहा आप रहिए, और फिर एक एडीएम को कह दिया मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ, उनके पास चले जाइए, वो आपको जो आपको ट्रेनिंग वेनिंग करनी है वो एडीएम करा देंगे, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। तो ये शुरुआत हुई। फिर मैंने अभी याद है कि एकेडमी वालों ने हमको लिख के दिया था कि आप डायरी लिखा करो रोज़ कि क्या ट्रेनिंग आपने करी, डायरी लिखो और डीएम से सीन कराया करो, कमेंट्स डीएम के लिया करो। अब वो एकेडमी वाले अपना वो सोचते हैं, वो थ्योरेटिकल बात होती है वहाँ। हमने भी डायरी फटाक बनाई, लिखना शुरू किया और भेजना शुरू किया था। हमारे डीएम साहब ने एक दिन ही बुलाया, क्योंकि ये आप क्या लिख लिख के क्या लिख लिख के भेजते रहते हैं। मैंने कहा सर जो मैं यही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ, किसी की डेस्क पे बैठता हूँ, हर एक डेस्क पे बैठता हूँ, कौन क्लर्क क्या काम करता है, कौन ऑफिसर क्या काम करता है, उसका काम समझता हूँ, और समझता हूँ तो वही सब लिखता हूँ, वही भेजता हूँ आपको। उन्होंने कहा नहीं मैं आप वही एडीएम को दिखाते रहा करिए। तो वो भी बात वहीं की वहीं जो है जो ख़त्म हुई। ऐसा चलता रहा सिलसिला 3-4 महीने। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैंने कहा एक दिन जाके डीएम साहब से, मैंने कहा कि सर, वैसे वो अच्छे इंसान थे बहुत, उन्होंने मुझे खाने वाने पे भी बुलाया एक दिन, सब किया, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो अपना बिजी थे, वॉज वेरी बिजी, ही डिड नॉट हैव टाइम फॉर ट्रेनिंग एन यंग ऑफिसर। तो मैंने कहा कि सर मुझे कुछ काम दे दीजिए। अब मैं सीख लिया, मैं जहाँ जहाँ बैठना था जिसके साथ, हर बाबू के साथ भी बैठ लिया, हर पेशकार के अलमत के साथ भी बैठ गया, सबके साथ बैठा है, सबसे उनका काम बिल्कुल एक्चुअली मैंने बैठ के सीख लिया मैंने। अब मुझे कुछ जिम्मेदारी दीजिए, मैं कुछ करूँ तो उससे मैं और सीख जाऊँगा। मुझे मेरा मतलब था कि मुझे कोई कोर्ट अलॉट कर दीजिए, मैं कुछ मुकदमे सुनना शुरू करूं, मैं कोई ऑफिस के चार्जेस दे दीजिए। मैंने कहा कुछ ऑफिस के चार्जेस दे दीजिए तो मैं उस सेक्शंस को, डिपार्टमेंट्स को देखूं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगले दिन जो ऑर्डर आया तो उसमें लिखा हुआ था कि श्री आलोक रंजन को ओसी मतलब ऑफिसर इंचार्ज बिल्स बनाया जाता है। तो बिल्स का मतलब ये हुआ कि जो लोगों के तनख्वाह के बिल होते हैं ना, हाँ। उस पर वो डीएम की तरफ से कोई एक आदमी काउंटर साइन करता है, तो वो काउंटर साइन करने का काम मेरा हो गया। तो इतने बिल वो आता था, वो जो बाबू था वो लेके रखता था कि साहब साइन करिए, अब वो ऐसे। तो मैंने कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें मुझे क्या सीखने को मिलेगा। बहुत मुझे नाराज़गी हुई, मैं बहुत नाराज़गी में अपने डीएम साहब के पास गया। उन्होंने कहा क्या हुआ, दे तो दिया मैंने आपको काम। मैंने कहा सर आपने दे तो दिया, पर ये कौन सा काम है ओसी बिल्स, या मैंने बिल काउंटर साइन करता रहा हूँ, इसमें मैं क्या सीखूंगा, इसमें मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ सर, मुझे कुछ ऐसा काम दीजिए मैं कुछ सीखूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। पहले तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, नहीं बिल को जरा आप पढ़ो, देखो किसका बिल है, कौन कितना ड्रॉ कर रहा है, क्या क्या कैसे बिल बनता है, क्या होता है। मैंने कहा सर ये मुझे नहीं सीखना मुझे कुछ और काम दीजिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने चेंज करके कुछ और मुझे काम दिया। तो ये सब मेरे अनुभव तो ट्रेनिंग पीरियड के रहे। लेकिन वो उसके बाद मसूरी एकेडमी का फिर लौट के वो मैं आपको बताऊँगा। जो आपने पहली पोस्टिंग पूछी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली पोस्टिंग मेरी एज एसडीएम हुई कानपुर में। उसमें कानपुर हमारे यहाँ एक ही ज़िला हुआ करता था, अभी तो 2 ज़िले हैं, कानपुर शहर और कानपुर देहात अलग डिस्ट्रिक्ट है। एट दैट टाइम इट यूज्ड टू बी 1 डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ भी मैं एज यूजुअल अपने डीएम साहब के पास पहुँचा बड़ा उम्मीद के साथ, और ये था कि बताया यह गया था कि जो आईएएस अफसर आते हैं एज एसडीएम, उनको एसडीएम सदर बनाया जाता है। सदर का मतलब होता है मेन एसडीएम। तो जैसे हम अगर गए थे एज आईएएस तो आईएएस अफसर को एसडीएम कानपुर बनना, कई तहसीलें होती हैं, तो कानपुर जो मेन है तो कानपुर में रहने को मिलेगा और कानपुर के एसडीएम बना दिया जाएगा। यही मैं भी सोच रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे जो ऑर्डर दिया तो मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था एसडीएम डेरापुर बनाया जाता है। तो जब एसडीएम डेरापुर करके मैं बाहर निकला तो किसी ने बताया मुझे कि ये सबसे दूर की तहसील है और कोई जाता नहीं है वहाँ कोई नहीं जाता। जो एसडीएम और पीसीएस के भी अभी तक पोस्ट हुए हैं वो जाते नहीं है, 1 आधे महीने में छोड़ के भाग जाते हैं। और आपको इसलिए देखिए ये दे दिया गया डेरापुर। मैंने कहा जब दे दिया तो दे दिया, डीएम साहब ने अलॉट कर दिया। मैं गया तो उसमें एक सड़क थी टूटी फूटी सी, वो रास्ता वहाँ अंदर से जाते हुए डेरापुर पहुँचा। तो अब यू वुड नॉट बिलीव इट, एट दैट टाइम इन 1980 जो डेरापुर तहसील थी, वही मैंने कहा ना जो ये था कि आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े वो हैं फलाना ठिकाना। और वहाँ पहुँच के जो मालूम पड़ा, एक तो पीडब्ल्यूडी का एक छोटा सा गेस्ट हाउस था, उसमें एक थोड़ा बड़ा सा स्वीट था, वो तो ताला लगा था। वो कहते हैं यहाँ डीएम साहब आते हैं, कोई सीनियर अफसर आता है उनके लिए। एक छोटा सा कमरा था बगल में, वो कह दिया ये इसमें आप रहिए। चलो भाई इसमें आप रहिए। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ ना बिजली थी ना पानी था। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ना बिजली थी ना पानी था। ये मेरा पहला अनुभव ऐसी जगह कि ना बिजली हो ना पानी हो पे एज एन आईएएस अफसर। अच्छा, बिजली की बजाय शाम को वो लालटेन जलाई जाती थी। अच्छा, हमारा चपरासी जो था वो लालटेन जला देता था। वो लालटेन में ही खाना खाते थे या कुछ काम वाम करते थे, वो लालटेन जला के करते थे। और पानी जो है बगल में एक कुआं था, वहाँ से
बाल्टी निकाल के वो एक आदमी वो एक लाता था, वो बाथरूम में रख देता था, तो कहता इसे अपना अपना नहाना धोने का अपना इंतजाम करिए। तो ये मेरा पहला एक्सपोजर रहा सब डिवीज़न का कि साहब वहाँ पे ना बिजली ना पानी ना कोई वो और ना फैसिलिटीज़ वो रहने की, बल्कि रात में जो है जब बिजली को होती नहीं थी तो गर्मी के मौसम तो वही बाहर चारपाई लगा दी जाती थी, वहीं बाहर निकाल के, थोड़ा सा लॉन था छोटा सा उसमें लग जाती थी। वहाँ मच्छर इतने कि मुश्किल हो जाए तो वो मच्छरदानी लगाई जाती थी। वो मच्छरदानी में टॉर्च लेके अभी तक याद है घुसते थे कि मच्छर ना घुसने पाएँ, बंद कर करके चारों तरफ से किस तरीके से सोते थे सुबह तक। तो ये नया शुरुआत थी करियर की, लेकिन हाँ मैंने इन्जॉय बहुत किया वो था। लेकिन उसमें क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट नहीं था उस एरिया में, तो वहाँ के लोग बहुत कुछ डेवलपमेंट चाहते थे, उनकी बड़ी परेशानियाँ भी थी। और मैंने जब काम करना शुरू किया तो मैंने शुरू से ही कोशिश की मैं गाँव जाऊँ, लोगों से मिलूँ, लोगों के साथ बैठूँ, तो उससे बड़ा मैंने सीखा भी और मुझे उनकी समस्याओं जानने का मौका भी मिला। और मैंने जब डिसीजन लेने शुरू किए तो मैंने देखा कि उनके मन में बड़ी खुशी आई, दे वर वेरी हैप्पी विद मी, बड़ा उनको बड़ा अच्छा लगा। बल्कि एक गांव तो मुझे अभी तक याद है कि मैं एक गांव में गया तो उसको जाने का रास्ता ये था कि एक नाला था, नाले में एक पेड़ लगा हुआ था, इधर से उधर से पेड़ गिरा हुआ था, उस पेड़ के ऊपर से ऐसे करके जो है उस गांव में एंटर करके जाना था। तो मैं चला गया, सबसे रिमोट एरिया में था। तो वहाँ के लोग तो इतने खुश हो गए, कहने लगे था यहाँ तो लेखपाल तक नहीं आया आज तक, आप एसडीएम आ गए, हमारे गांव में तो कोई लेखपाल तक नहीं आज तक मतलब नहीं आया। और सारा गांव इकट्ठा हो गया, मेरे एक चारपाई रख दी, मेले में बैठ गया और सब चारों तरफ बैठ गए और मेरे से बातें। इतने बेचारे सिंपल इनोसेंट थे कि अपने प्रॉब्लम्स तो बता ही रहे थे, अपने घरेलू समस्या भी मुझे बताने लगे। मुझे अभी तक याद है कि एक था गाँव वाला, कहने लगा वो हमारी लड़की की शादी हुई है दूसरे गाँव में, वो उसका बर्ताव उनके घर वालों का अच्छा नहीं है, तो क्या करें, लड़की को वापस ले आएं कि वहीं छोड़ दें, ये क्या करें। तो मैंने एज एसडीएम में बैठा हुआ था और वो अपनी घरेलू समस्या भी बेचारा अमी को बता रहा था, सोच रहा था कि हम हर चीज़ जो है हल कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो ये है, बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सर एज ए ऑफिसर आपने बहुत लंबी जर्नी देखी, यहाँ से जो आप बता रहे हैं यहाँ से लेकर आप चीफ सेक्रेटरी तक गए, तो इस जर्नी में हाई पॉइंट, कुछ ऐसा हाई पॉइंट रहा जहाँ पे आपको लगा कि हाँ आपने एक बहुत इम्पैक्टफुल या कुछ ऐसा किया जिससे आपको बहुत अच्छा लगा, और एट द सेम टाइम कोई ऐसा लो पॉइंट भी रहा जहाँ पे आपको लगा कि थोड़ा हेल्पलेस जैसा लगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए? नहीं, ये मौके तो चैलेंजेस, आईएएस सेवा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, मैं तो ये कहूँगा। एक तो डाइवर्स तरीके का जॉब मिलता है आपको, बोरियत होने का कभी कोई सवाल नहीं है, नए नए जॉब्स आपको करने को मिलते हैं, आप सीखते हैं, काम करते हैं। दूसरा ये है कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, हर असाइनमेंट जो होता है ये इसका वो बड़ा चैलेंजिंग असाइनमेंट होता है। एंड एवरी डे देयर इज सम सिचुएशन जो आप कभी एंटिसिपेट न कर रहे हो और सोच रहे हो, जो सामने आ जाएगी, जिससे आपको डील करना पड़ता है। तो उसमें बहुत हाई पॉइंट्स भी रहे और ऐसे मौके भी रहे जहाँ हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, ये दोनों का मिश्रण रहा। तो कई इसके तो एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं बताने के, पर जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स थे जो हम लोगों ने इसे सॉल्व किए, तो वो बड़ा उसका जो है एडवांटेज मिला या खुशी मिली उसको ठीक तरीके से हैंडल करने का। या जैसे हम गाज़ियाबाद के डीएम रहे तो उस समय यहाँ क्राइम और माफिया बहुत था, गवर्नमेंट ने कहा था क्राइम और माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो करी, वो सक्सेसफुल हुई और क्राइम और माफिया वहाँ से पूरा हट गया। इस बात को उस ज़माने में समाचार पत्रों ने, मैगजीन्स ने भी इसके बारे में लिखा और इसको अपहोल्ड किया, और गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत तारीफ़ की, अप्रिशिएट किया। तो उसमें बहुत चैलेंज था, बहुत कुछ पर्सनल लेवल के भी सिक्योरिटी इश्यूज तक भी आए सामने, लेकिन उसको करके किया, सफलता मिली। दूसरा, जैसे मैं आगरा डीएम रहा, मुझे मैं आपने एक आधा पूछा है तो मैं मेंशन कर दूं, आगरा डीएम एक नया प्रयोग किया जो मैंने सक्सीड किया, जिससे बहुत मुझे प्रसन्नता मिली। वो था आगरा ज़िले को साक्षर करना। हमने कहा मैं ज़िले को संपूर्ण साक्षर करूँगा। ये मैंने अपना प्रोजेक्ट लिया कि जो 15 से 45 वर्ष के लोग हैं, जो निरक्षर हैं, उनको साक्षर किया जाए। तो पहले उनका सर्वे किया गया तो 5.5 लाख लोग निकले पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और हमने पूरा एक कैंपेन चलाया। एंड विद इन 1 ईयर गवर्नमेंट से भी कोई डायरेक्ट बजट नहीं मिला था उसमें। हमने खाली गांव के लड़के लड़कियां जो इंटरमीडिएट पास थे या हाई स्कूल पास थे, उन्हीं को वॉलंटियर बना के उन्हीं को ट्रेन किया और उनको मटेरियल दिया और उनसे कहा पढ़ाइए, और उन्होंने जाके पढ़ाया अपने गाँव के चाचा मामा दादी सबको बैठ के जो पढ़ाया, और ज़रिए विद इन 1 ईयर वो साक्षरता हम लोग अचीव कर पाए। तो और भारत सरकार ने और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको अप्रिशिएट किया गया, उसको अचीवमेंट को। तो बहुत उससे बहुत सुकून और बहुत इसे सफलता मिली इसमें। तो ये कुछ ऐसे हाई पॉइंट्स
लाइफ में रहे और चीफ सेक्रेटरी रहे तो उसमें भी मेट्रो लाए या लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लाए या ये सब काम किए, इससे भी बड़ा हाई पॉइंट्स अपने करियर के रहे। सर ऐसा माना जाता है जब हम लोग बाहर से देखते हैं कि सर्विस में पॉलिटिकल इंटरवेंशंस भी होते हैं और कहीं ना कहीं एक असमंजस वाली कंडीशंस भी क्रिएट होती हैं। तो क्या आपने अपनी जर्नी में पॉलिटिकल इंटरवेंशन इस तरह की चीज़ें फेस की एंड हाउ यू हैंडल देम? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो देखिए होता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, पर मैंने जैसा हमेशा कहा है कि मानना है कि जब डेमोक्रेसी है इसमें जो पॉलिटिकल पर्सन है वो इलेक्टेड बाय द पीपल है, इलेक्टेड बाय द पीपल है और पीपल की विल से ही सरकार चलती है, तो पीपल की विल को रिप्रेजेंट करता है वो, तो देयरफॉर उसकी सुपीरियर पोजीशन, अधिकारी के मुकाबले उसकी पोजीशन सुपीरियर है, तो उसको उस बात की इज्जत और रिस्पेक्ट, अहमियत ज़रूर देनी चाहिए। अब बात ये क्या रिलेशनशिप रहनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की रहनी चाहिए, एक दूसरे के इज्जत और आदर की रहनी चाहिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की रहनी चाहिए। तो अधिकतर पॉलिटिकल लोगों को मैंने पाया कि वो पब्लिक को समझते हैं और अधिकारी को भी समझते हैं और वो आपके ऊपर कोई गलत दबाव जल्दी नहीं डालते जब तक कि उनको ये ना लग जाए कि आप दबने को तैयार हो या आपका भी ऐसा नेचर है कि आप दब जाओगे या वो खो जाओगे, तब तो वो दबाएंगे, और नहीं तो उनको लगेगा नहीं है तो फिर वो अनावश्यक प्रेशर आपके ऊपर नहीं डालते। तो एक इमेज बनाने वाली बात हो जाती है। अगर आप अपनी इमेज ये बना लें कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, करेक्ट हैं, ऑनेस्ट हैं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ पूरा, तो फिर जो है कोई जल्दी आपको गलत काम करने के लिए कभी कोई भी पॉलिटिकल पर्सन नहीं कहेगा। हाँ ये है कि कभी अगर कोई ऐसी बात आती है, कोई बात लगती है, तो आपको अपनी बात कह देनी चाहिए कि साहब ये नियम से या कानून के हिसाब से ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी भी उसको एग्रेसिवली या रूडली नहीं, एक अच्छे व्यवहार कुशल तरीके से अपनी बात को सामने रखना चाहिए। तो पॉलिटिकल आदमी भी इतना मैच्योर होता है कि वो बात को सबको समझ लेता है कि हाँ ये संभव है, ये संभव नहीं है। तो बेसिकली अगर आप फेयर हों, इम्पार्शियल हों, ऑनेस्ट हों, आपके अंदर कोई ये ना हो कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर कर रहा हूँ, किसी का नहीं कर रहा हूँ, किसी जाति का फेवर कर रहा हूँ, किसी का नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म का कर रहा हूँ, किसी का नहीं, ये सब बातें आपके अंदर ना हो, लगे कि आप बिल्कुल एब्सोल्युटली फेयर हो, कानून और न्याय, तो फिर पॉलिटिकल आदमी भी आपको ज़्यादा तंग नहीं करता। मैंने तो यही उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहाँ बहुत पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है काम किया, और लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, तो मुझे कोई जिसने गलत उसके लिए प्रेशराइज नहीं किया। आपके हिसाब से आपने पूरी जर्नी अपनी देखी और अपने पूरा इकोसिस्टम भी देखा है, आपके हिसाब से एक आईएएस ऑफिसर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या 3-4 क्वालिटीज़ आपको लगता है कि होनी चाहिए? सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या नहीं होना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो आम लोगों के मन में धारणा होती है वो काफ़ी हद तक सही भी है। वो ये होती है कि आईएएस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है, एरोगेंस या घमंड या जो भी आप कहिए, और वो पब्लिक से और सबसे दूर हो जाता है या अच्छा व्यवहार नहीं करता, मिलता नहीं आसानी से, थोड़ा अपना अकड़ में रहता है, अलग रहता है। ये नहीं होना चाहिए। एरोगेंस पावर जो है वो एक चीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, और इसके ठीक विपरीत है एक ह्यूमिलिटी, एक ईगोलेस तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुर्सी आपको मिली है, ईश्वर ने दी है कुर्सी, उस कुर्सी की अपनी पावर है, उसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो पावर तो है ही, आपके कलम में पावर है, आप अपने कलम से उस अपने अधिकार को यूज़ करिए, बट आप उसको दिखाइए औरों को कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ये हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक मैं समझता हूँ कि ईगो नहीं होनी चाहिए कहीं की अपने कि मैं आईएएस अफसर हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ। यू शुड बिहेव नॉर्मली विद पीपल और उनकी बात को सुनना चाहिए सारे। दूसरा, पब्लिक इज़ अल्टीमेट, आपका एम है पब्लिक को सेटिस्फेक्शन देना, सिटीजन को, ये दिमाग में रखना चाहिए। तो आईएएस अफसर को ये समझना चाहिए कि मैं खाली फाइलों का और उसका बना हुआ काम करने वाला नहीं हूँ, मेरा काम है पब्लिक तक चीज़ को पहुँचाना। तो अपने काम में इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हम पब्लिक सर्विस करें, एक्चुअली बेनिफिट्स जो हैं गवर्नमेंट की योजनाओं के लोगों तक पहुँचाएँ, वास्तव में डेवलपमेंट विकास जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ, हर घर में कुछ ना कुछ बदलाव लाएँ, लोगों की ज़िंदगी को छुएँ, इतनी नज़दीक से भी आप छुएँ। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आपको भी बहुत आंतरिक संतोष मिलेगा, एंड देन यू आर रियली वर्किंग एज एन आईएएस ऑफिसर। ख़ास तौर से आपके मन में दर्द होना चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर का आपने पूछा ना क्या क्वालिटी, किसके लिए दर्द होना चाहिए? जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, पीछे रह गया है, तो उसको आगे लाने के लिए, उसके लिए एक दर्द जरूर होना चाहिए आपके अंदर। तो आप उसको उठाएं, उसको आगे बढ़ाएं। जब तक आपके मन में दर्द नहीं होगा तो आप उसकी परेशानी को नहीं समझेंगे, तो आप नहीं हल कर पाएंगे।
फिर पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पब्लिक डीलिंग में अधिक से अधिक पब्लिक से मिलने का नियम रखना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक्सेसिबिलिटी रखी। इवन एज चीफ सेक्रेटरी में 1 घंटा पब्लिक से मिलता था, एज डीएम तो 3-3 घंटा मिलता था, और खुला दरबार वो रख के रखता था, दरवाज़ा खुला, ये कोई भी आके मिल ले। लोग आते थे, मिलते थे, मैं उनके प्रॉब्लम हल करता था। बल्कि मैंने एक जनता अदालत का सिस्टम शुरू किया था कि हम सारे अधिकारियों को लेके गांव-गांव जाते थे, ब्लॉक में जाते थे, वहाँ बैठ के पब्लिक के हम कहते थे गवर्नमेंट आइए आपकी समस्या हल करने, टेकिंग गवर्नमेंट टू द पीपल। तो ये एक एटीट्यूड होना चाहिए सिटीजन को हर तरीके से सेटिस्फाई करने का। और ऑफ कोर्स ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी तो होनी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल ऑनेस्टी, करप्शन वगैरह की बात कभी किसी आईएएस अफसर के बारे में नहीं आनी चाहिए। और दूसरा इंटीग्रिटी टोटल, कि वो जो नियम और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही काम हो उसको हर परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। सर, ओवर द ईयर्स आप जब आपने सर्विस ज्वाइन की और जब रिटायर हुए, तो आप एज ए पर्सन कैसे इवॉल्व हुए? किस तरह जो आपकी फ़िलॉसफी थी लाइफ को लेकर, जब आपने ज्वाइन किया और जब रिटायर हुए, हाउ इट इवॉल्व, हाउ इट चेंज्ड? नहीं, इवॉल्व तो ये हुआ कि जब ज्वाइन भी किया था तो पब्लिक सेवा करने की एक फिलॉसफी थी और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से काम करने की थी। तो उस पर चैलेंजेस आए, लेकिन हमने अपने उसको स्टैंड लिया और उसको बनाए रखा और करते चले। मैच्योरिटी तो आती है विद, जैसे आप सर्विस में आगे बढ़ेंगे, यू बिकम मोर एंड मोर मैच्योर। जैसे और अनुभव आते हैं तो आप ये भी सीखते हैं कि कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं या कहाँ हमारे काम करने में कोई कमी है, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा तो कोई हो नहीं सकता जो परफेक्ट बन के आया हो, में कमियां होती हैं कि भाई आप देख लें कि हाँ ठीक है, ये चीज़ में मुझे अपना सुधार करना है, या इस एक्टिविटी में सुधार करना है, या इस क्वालिटी में सुधार करना है। तो मैं हमेशा अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्शन करता रहता था और देखता रहता था ये बात भी कि आम जनता में या पब्लिक में या लोगों जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका क्या इंप्रेशन है मेरे बारे में। और उनमें अगर कोई चीज़ मुझे लगती थी कि ये चीज़ इंप्रूव करने लायक है तो उसको मैं कोशिश करता था इंप्रूव करने का। तो ये ओवर टाइम जो है इसी तरीके से इवॉल्व होता चला गया। तो मैं ये कहूँगा कि एक ज़रूर आया कि एज कम्युनिकेशन की एबिलिटी और बेहतर हुई ओवर द टाइम इन सर्विस। सीखता गया बात करने से, लोगों से मिलने जुलने से, मोर एंड मोर बेटर एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द पीपल जो है वो डेवलप। लीडरशिप भी इवॉल्व हुई, डेवलप हुई, क्योंकि जितना जितना जिम्मेदारी मिली, दायित्व मिला, तो उसको नेतृत्व की क्षमता बढ़ती चली गई और क्वालिटीज़ उसकी आती चली गई। वो हुआ टीम्स को कैसे मैनेज करना है, मोटिवेट इंस्पायर करना है, वो भी एवोल्यूशन हुआ, समझ करते चले। तो ये कई चीज़ें ओवर द प्रोसेस ऑफ लाइफ जो है करियर में ये इवॉल्व हुई। सर, एक और क्वेश्चन है बच्चों के पर्सपेक्टिव से, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं यूपीएससी और स्पेशली आईएएस के बारे में जिनको आप कहेंगे कि मिथ हैं या जो बाहर से लगती हैं बट एक्चुअली नहीं है? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दे शुड नो एग्जैक्टली कि क्या आने वाला है, बहुत बड़ी सही बात है, एंड वो क्लैरिटी थोड़ा बच्चों को और मिल जाए। आपने बहुत सही कहा। मैं भी इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सिविल सर्विस में आ रहे हैं उनको अपना क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि उनको क्या मिलेगा सिविल सर्विस में आने के बाद। क्या ऐसा ना हो जाए कि कुछ और सोच के आ रहे हैं और वो चीज़ ना मिली तो उनको आके फ्रस्ट्रेशन फील हो, है ना। और ये भी देख लेना चाहिए क्या जो चीज़ चाहिए सिविल सर्विस में, क्या वो उनके अंदर उसकी इच्छा है करने की, या वो क्वालिटी उनके अंदर है या नहीं है। अदरवाइज करियर बहुत है, सब करियर अच्छे हैं। सपोजिंग यू आर वेरी गुड इन एकेडमिक्स, तो आप एकेडमिक्स में चले जाइए, आप टॉप पे पहुंच जाइए। उसमें ज़रूरत नहीं, अगर आप लोगों के बीच में बैठना और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आइए सिविल सर्विस में। अगर ये आपको नहीं अट्रैक्ट करता है तो फिर आप उधर चले जाइए। तो ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं कहूँगा कि पावर है होती है, लोग सोचते हैं हम सर्विस में इसलिए आ रहे हैं कि बहुत पावर है इसमें, ये आम धारणा है। तो पावर तो है, नो डाउट है, पर उस पावर को किस तरीके से देखा जाए। एक तरीका देखने का हो सकता है कि उसमें आपको नीली बत्ती की गाड़ी मिलेगी, पुलिस का गार्ड मिलेगा, सैल्यूट कर रहे हैं सब लोग, आपको सम्मान कर रहे हैं, आपको चीफ गेस्ट बना रहे हैं, आपको माला पहना रहे हैं, आगे पीछे दौड़ रहे हैं आपके। तो एक तरीके का आपका स्टेटस बहुत हाई हो गया सोसाइटी में और आपको अति सम्मान मिल रहा है और आपका पावर ऐसा कि किसी का भी आप भला या बुरा भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो पावर जो आपको मिली है टू रियली ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, एक पॉजिटिव चेंज, मेकिंग अ डिफरेंस, जिसे मैं कहता हूँ हमेशा कि समाज में एक पॉजिटिव वो लाना, परिवर्तन लाना, चेंज लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना, इसकी तरफ आप काम करें उस पावर को यूज़ करते हुए। अगर ये करने की आपकी इच्छा है, वो करने की इच्छा है, तो आप सिविल सर्विस में आइए, तो आपको इसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इस तीसरा ये समझ लें कि सिविल सर्वेंट में जो भी आते हैं वो ये समझ लें कि ऑनेस्टी से काम करना बहुत ज़रूरी है, और आप ऑनेस्टी से काम करेंगे
तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा या कैश फ्लो अच्छा होगा। तो ये एक्सपेक्ट ना करें, ये एक्सपेक्ट करके नहीं आना चाहिए। वो आपको समझना चाहिए कि आपको एक कंट्रोल्ड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लाइफ जो है वो आप लिव करनी है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन आपके अगर बहुत ऊंचे ख्वाब हैं कि हम 5 स्टार होटल्स में खाना खाएं रोज़, हम रोज़ अब्रॉड घूमें, हम रोज़ ये करें वो करें, इतने हाई लेवल की चीज़ें, तो फिर सिविल सर्विस करियर आपके लिए नहीं है। सिविल सर्विस ये नहीं देगा आपको। इसको करने के लिए आप बिजनेस कर लें, एंटरप्रेन्योरशिप कर लें, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में टॉप पोजीशन में पहुंच जाएं, देयर यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। बट सिविल सर्विस ये नहीं देता है, तो ये भी दिमाग में रख लेना चाहिए। ये चीज़ नहीं, तो कई लोग आके फिर सोचते हैं अरे ये क्या है यहाँ, तो मतलब वो दिमाग में नहीं आना चाहिए। सर आप इस पर क्या कहेंगे कि यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ओवर द इयर्स वो किस तरह इवॉल्व हो रहा है, किस तरह जा रहा है? आपके टाइम पे थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस था, 5 आपने बताया 5 ऑप्शनल्स होते थे, अभी प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट हो गया है। हाउ इट इज़ इवॉल्विंग एंड स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ दे शुड टेक द प्रिपरेशन, थिंक अबाउट द प्रिपरेशन टू अचीव देयर गोल, उनको किस तरह सोचना चाहिए? देखिए पैटर्न तो चेंज हुआ है। 1980 के पहले जो हमने दिया था तो हमने बताया आपको कि 3 कंपलसरी पेपर और 5 ऑप्शनल होते थे। उसके बाद 80 में जब कोठारी कमीशन आई और उसके बाद जो हुआ तो उसमें 2 ऑप्शनल हो गए और जनरल स्टडीज़ के पेपर हो गए, प्रीलिम इंट्रोड्यूस हो गया। अब जो है ऑप्शनल 1 हो गया और वो एक एथिक्स का पेपर भी ऐड हो गया है, 4 जीएस हो गए। तो पैटर्न तो चेंज होता चला जा रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो और वो जो कमेटीज़ बैठती हैं, वो लोगों का फीडबैक आता है कि कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड और बनाया जाए, किसी को एडवांटेज ना मिले, किसी को भी इसमें सबको बराबर का वो रहे। तो उस हिसाब से ये बन रहे हैं। तो आई थिंक वो एवोल्यूशन तो ठीक रास्ते पे अपनी जगह चल रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं प्रिपरेशन में, वो तो वही है। वो है कि आप कितना कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे सब्जेक्ट को, कितनी आपकी ब्रॉड और डीप स्टडी होगी सब्जेक्ट की, कितना करंट अफेयर्स पे आपकी एनालिटिकल जो है वो नॉलेज होगी या पकड़ होगी, कितनी अच्छी आपकी लिखने की स्टाइल होगी और कितना लॉजिकल और फ्लो में आप आंसर्स को या ऐसे को या किसी को आप लिख सकते हैं, कितना आपने ओवरऑल कुछ रीडिंग कर रखी होगी कि आपका माइंड काफ़ी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता है, समझ सकता है और उसके बारे में सोच के आप एनालाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो बेसिक क्वालिटीज़ वही हैं। एंड देन डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए और मेहनत, एक गोल को सामने रख के आप कर रहे हैं तो बिल्कुल परसिस्टेंस के साथ उधर आपको बढ़ने की शक्ति होनी चाहिए। वो क्वालिटीज़ तो वही हैं जो तब रिक्वायर्ड थी, वो आज भी रिक्वायर्ड है, या यूनिवर्सल क्वालिटी टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। सर एक लास्ट क्वेश्चन बस, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर जो छोटी जगह से आते हैं, गाँव से आते हैं, Tier 2 Tier 3 से आते हैं, लेकिन वो भी सोचते हैं कि मुझे यूपीएससी बन जाना है, मुझे IAS बनना है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आत्मविश्वास। वो कभी कभी ये सोचते हैं कि हम नहीं आ सकते, हम तो गाँव के पढ़े हैं या हम छोटी जगह से आते हैं या हमने उतने बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा है, मशहूर स्कूल में नहीं पढ़ा है, तो हम नहीं आ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी में अगर आपने जहाँ से ही पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे और अपनी तैयारी करेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहेगा वो नहीं आ सकता है। तो गांव का या कहीं का भी कोई भी बच्चा हो, मैं कहूँगा आप बिल्कुल आ सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हो और आप बेहतर सर्विस करोगे क्योंकि आप गांव में रहे हो, सब रहे हो, आप वहाँ के लोगों को जानते हो, वहाँ की समस्या को जानते हो, आपने देखा है, आपने महसूस किया है। मैंने कई लोगों की आप कहानी पढ़ी है जो गाँव से उससे होके सिविल सर्विस में आए हैं, तो उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है सिविल सेवा में आगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। तो वो आप कर सकते हो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी मत खो और अगर लक्ष्य पहले डिसाइड कर लो, अगर लक्ष्य पहले बना लिया तो उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर हो सकता है आपको 4-5 साल मेहनत करके देना पड़े, तो आप करिए, फिर उस लक्ष्य के हिसाब से आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए। जो भी सपोर्ट आपको टेक्स्ट बुक्स का, कोचिंग सेंटर्स का, मेंटर्स का, दोस्तों का, जिसका भी आपको लेना है लेके करिए। बट इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन सक्सीड। देयर इज नो सच थिंग एज कि लक ही होती है और पत्नी, वो लक को आप अपनी मेहनत से हैंडल कर सकते हैं। यू कैन रिड्यूस द फैक्टर ऑफ लक टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय योर मेहनत। सही मेहनत हो, सही फोकस्ड मेहनत हो, आप सक्सीड कर सकते हैं और करना चाहिए, करना चाहिए आपको।
सर मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको अपना लक्ष्य क्लियर हो और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो द होल यूनिवर्स विल कंस्पायर। बिल्कुल। ये मैंने अपनी जर्नी में देखा है, और आप जैसे आपने बताया आपकी जर्नी में और बहुत सारे लोगों की जर्नी में देखा है कि अगर आप डिटरमाइंड हो और आपको क्लैरिटी है कहाँ पहुँचना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई अपनी जर्नी के बारे में, बहुत इंस्पायरिंग था सर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।